हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गेस वेल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम फाउंडेशन ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी की यूनिट 1 का लास्ट चैप्टर और यूनिट 2 पूरी इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कराने वाली हूँ। यूनिट 3 की मैं अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ आपको टाइम से मिलती रहे। सो नाउ हम सिलेबस से स्टार्ट करते हैं इसके। तो इसके अंदर सिलेबस देखें तो मैंने इसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पहले ही दूसरी वीडियोस में कंप्लीट करा दिया है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लेना। अब हम लेसन 3 और यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में जानेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस और उसके अंदर जो स्टेप्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, वो जानेंगे। उसके बाद क्वालिटेटिव के भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस, स्टेप्स, टाइप्स ये सब पढ़ेंगे। देन इथिक्स पढ़ेंगे रिसर्च के अंदर। देन पढ़ेंगे इंटीग्रिटी, पैराडाइम टू एडवांस इंटरडिसिप्लिनरी। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में देखा, हमने सबसे पहले बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च पढ़ा, देन डिफरेंट पैराडाइम्स पढ़ी। अब इस लेसन के अंदर हम देखेंगे टू कोर मेथोडिकल अप्रोचेस, जो कि साइकोलॉजिकल रिसर्च के अंदर होते हैं, जो कि है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। सो इन दोनों चीज़ों की हमने झलक पहले 2 चैप्टर्स के अंदर भी देख लिया है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में। इसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये जो रिसर्च मेथड्स हैं, ये दोनों ही अलग अलग हैं टेक्निक्स में, जो कि रिफ्लेक्ट करती हैं डिस्टिंक्ट वर्ल्ड व्यूज़ को, ताकि हम समझ पाएँ कि कैसे जो नॉलेज है वो जनरेट होती है और वैलिडेटेड होती है। तो इस लेसन के थ्रू हम इस चीज़ को समझ पाएंगे कि इनकी मीनिंग क्या है, रिसर्च डिज़ाइंस और डाटा कलेक्शन के मेथड्स और टेक्निक्स, इनके थ्रू हम एनालाइज करते हैं डाटा को बाय द यूजिंग बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर हम ये जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है? बेसिकली ये जो वर्ड सजेस्ट करता है क्वांटिटेटिव, ये क्या है कि जब हम डाटा, मतलब कि रिसर्च के अंदर जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो क्वांटिटी के अंदर होता है, और उसका मेन फोकस होता है टाइप ऑफ रिसर्च का कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डाटा कलेक्ट हो वो क्वांटिटी में हो, तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। ठीक है, मतलब कि नंबर्स में हो। सो ये दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज़ मेथोडिकल और ऑर्गेनाइज रिसर्च होती है। ठीक है, मतलब कि एक ऑर्गेनाइज रिसर्च मेथड होता है ये, जो इसका फोकस होता है ऑन कलेक्टिंग द डाटा इन अ न्यूमेरिकल एंड एनालाइजिंग दिस न्यूमेरिकल डाटा, ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाएँ साइकोलॉजिकल ट्रेट्स को एग्जामिन कर पाएँ और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उनको स्टडी कर पाएँ। ठीक है, एंड इसका एम है टू क्वान्टिफाई द साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स एंड मेजर द रिलेशनशिप अमंगस्ट डिफरेंट वेरिएबल्स, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस एंड जनरलाइज कंक्लूजन ऑफ द एनालिसिस। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिसर्च के क्वेश्चंस होते हैं और जो रिसर्च का एम होता है और जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं और साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, इन सारी चीज़ों के बेस पे हम रिसर्च मेथड को चूज़ करते हैं। ठीक है, कि हम कौन से टाइप का रिसर्च मेथड इसके लिए चूज़ करेंगे। और अगर हम बात करें कि क्वांटिटेटिव रिसर्च कब यूज़फुल होती है, तो ये तब काम आती है जब रिसर्च क्वेश्चन वेरिएबल्स के पीछे की मीनिंग को एड्रेस ना करें और ना ही वो इस चीज़ पे एम्फसाइज करें कि वो चीज़ सब्जेक्टिव हो, तो वो उस केस में हम क्वांटिटेटिव रिसर्च को अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं। तो उस टाइम पे ये बेस्ट टाइप होता है रिसर्च का। तो अब हम पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है। तो ये एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है जिसमें नंबर्स और डाटा का यूज़ होता है, और इसमें हम इमोशंस या कहानियों की जगह ऐसी चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं या मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो सबसे पहली चीज़ है इसके अंदर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिसर्च का सवाल बिल्कुल साफ होना चाहिए, जैसे योगा से कितने % स्ट्रेस कम हुआ। कि हमें ऐसा सवाल पूछना चाहिए कि योगा कैसा लगता है। ओके, क्योंकि हम योगा से कितना % स्ट्रेस कम हुआ, इससे हम लोगों को काउंट कर सकते हैं, उनकी एक % निकाल सकते हैं, उनको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस के थ्रू। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
जहाँ पे मतलब क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड यूज़ करा जाता है। अब नंबर्स एंड मैथ मतलब कि इसमें सारा डाटा नंबर्स के रूप में होता है। ओके, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो रिसर्चर अपनी पसंद नापसंद साइड में रखकर सिर्फ फैक्ट्स पर फोकस करते हैं। ओके, और जनरलाइजेशन इसका जो मकसद है वो बड़े ग्रुप्स मतलब पॉपुलेशंस के बारे में बताना होता है। ठीक है, अब इसकी स्ट्रेंथ्स की बात करें, मतलब क्वांटिटेटिव रिसर्च की स्ट्रेंथ की बात करें तो अगर हम सही मेजरमेंट करेंगे इसके अंदर, इससे आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिलता है जिससे 80% लोगों को फ़ायदा हुआ इस तरीके से। और चेक करना आसान है, मतलब कि इस रिसर्च को कोई दूसरा भी रिपीट करके वेरीफाई कर सकता है। ठीक है, और बड़े ग्रुप्स के लिए बेस्ट है ये। ठीक है, मतलब कि अगर हज़ारों लोगों का एक डाटा चाहिए तो ये सबसे ज़्यादा तेज़ मेथड है। ओके, अब इसकी वीकनेस की बात करें तो फीलिंग्स की कमी है इसके अंदर, मतलब ये बता सकता है कि क्या हुआ पर ये नहीं समझ पाता कि क्यों हुआ या किसी को कैसा फील हुआ। ठीक है, अब इसके अंदर स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। दूसरी चीज़ ये है, इसमें सवाल पहले से फिक्स होते हैं, इसलिए नए या फिर अनएक्सपेक्टेड आंसर्स की जगह ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और इसका जो डाटा है मतलब कि कभी कभी ये जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है उसको सिर्फ एक नंबर बनाकर छोड़ देता है। ठीक है, तो ये इसकी वीकनेस है। तो हमने बात कर ली है इसकी तीनों चीज़ के ऊपर। अब आगे बात करते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो सबसे पहला है हमारा थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, मतलब कि पुरानी थ्योरी को बेस बनाना। तो रिसर्च शुरू करने से पहले आप एक थ्योरी या पुरानी सोच को चुनते हैं जो आपको रास्ता दिखाती है। ठीक है, सिंपल मतलब ये है कि आप ज़ीरो से शुरू नहीं करते बल्कि पहले से जो एग्जिस्ट कर रहा है आइडिया उसका ही यूज़ करते हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि स्टडी किस बारे में है, मतलब कि किस बारे में होगी। अब जो डिडक्टिव प्रोसेस है इसका मतलब है कि बड़ी थ्योरी से छोटे सवाल निकालना। ओके, और एग्जांपल के तौर पर अगर हम लें थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के बारे में, तो अगर कोई रिसर्चर मार्क्सिज्म मतलब कि अमीरी गरीबी का फ़र्क को मानता है तो वो ये चेक करेगा कि कैसे पैसा या कल्चर बच्चों की पढ़ाई पर असर डालता है। ओके, दूसरा है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, एक टेस्टेबल अंदाज़ा लगाना। अब हाइपोथेसिस का मतलब है कि एक ऐसी स्टेटमेंट लेना जिससे आप सही या गलत प्रूव कर सकें। अब सिंपल मतलब की बात करें तो ये एक स्मार्ट गैस होता है जो बताता है कि दो चीज़ें आपस में कैसे जुड़ी हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिन पेरेंट्स की एजुकेशन ज़्यादा होती है उनके बच्चों के मार्क्स स्कूल में अच्छे आते हैं। बट समटाइम स्टडी में हाइपोथेसिस ज़रूरी नहीं होती है क्योंकि कुछ सर्वे सिर्फ बड़े आइडियाज़ पर फोकस करते हैं। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रिसर्च डिज़ाइन, मतलब कि काम करने का प्लान। रिसर्च डिज़ाइन आपकी स्टडी का एक ब्लूप्रिंट या फिर रेसिपी होता है। शुरू करने से पहले आपको डिसाइड करना होता है कि आप डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे। ठीक है, सो एक्सपेरिमेंटल की बात करें तो इसमें आप एक चीज़ को चेंज करते हैं और देखते हैं कि दूसरी चीज़ पर क्या असर पड़ रहा है, जैसे कोई नई दवाई टेस्ट करना। लॉन्गिट्यूडनल की बात करें रिसर्च डिज़ाइन के अंदर, तो इसमें आप एक ही ग्रुप को लंबे समय तक मतलब कि सालों तक फॉलो करते हैं ताकि बदलाव देख सकें। ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल में क्या है, इसमें आप अलग अलग ग्रुप्स का एक ही वक्त पर स्नैपशॉट लेते हैं, जैसे आज के दिन सबकी राय जानना। ठीक है, अब फोर्थ है मेकिंग आइडियाज़ वर्क्स, मतलब कि आइडियाज़ को नंबर्स में बदलना। जैसे कि सोशल क्लास या फिर स्ट्रेस जैसे आइडियाज़ को मेज़र करना मुश्किल होता है, इसलिए रिसर्चर्स ने इन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को ऐसी चीज़ों में बदलते हैं जिन्हें गिना जा सके, मतलब कि उन आइडियाज़ को नंबर्स में बदलते हैं। अब स्ट्रेस की बात करें, इसको मेज़र करने के लिए आप एक क्वेश्चनर्स मतलब सवालों की लिस्ट यूज़ कर सकते हैं जिसमें लोग 1 से 10 तक रेटिंग दें। ठीक है, और सोशल क्लास की बात करें तो इसको चेक करने के लिए आप किसी की सैलरी या उनकी नौकरी को देख सकते हैं। ओके, अब फिफ्थ है आइडेंटिफाई रिसर्च फील्ड। तो आपकी रिसर्च की डिज़ाइन तय करती है कि स्टडी कहाँ होगी, मतलब कि फील्ड। रिसर्च असली दुनिया में हो सकती है जैसे स्कूल, ऑफिस या किसी मोहल्ले में। ठीक है, लैब की बात करें तो कुछ रिसर्च कंट्रोल लैब्स में होती है जहाँ रिसर्चर्स सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, परमिशन की बात करें तो इसमें आपको इथिक्स और परमिशंस का भी ध्यान रखना होता है, जैसे कि
जैसे क्या आपके पास स्कूल में घुसने या लोगों से बात करने की परमिशन है, ठीक है, ऐसे। अब 6 है हमारा सैम्पलिंग, मतलब कि सही लोगों का चुनना। आप दुनिया के हर इंसान पर स्टडी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप एक सैंपल मतलब कि एक छोटा ग्रुप चुनते हैं। गोल क्या होता है इस सैम्पलिंग का? आपका गोल ये होता है कि आपका सैंपल पूरी पॉपुलेशन का एक मिनी वर्जन हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको पूरे देश के स्टूडेंट्स के बारे में जानना है तो आप अलग अलग शहरों के कुछ स्टूडेंट्स को चुनेंगे ताकि वो सबका रिप्रेजेंटेशन कर सकें। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के कुछ टाइप्स। तो सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर क्या होता है कि जो पॉपुलेशन की और फिनोमिनास की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन्हें डिस्क्राइब करा जाता है। इसके अंदर इन्वॉल्व है कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा, जिससे कि हम एक डाटा को समराइज कर पाते हैं, ठीक है। और मतलब कि सच एज फ्रिक्वेंसीज, परसेंटेज, एवरेजेस, इन सब चीज़ों के अंदर डाटा को हम एनालाइज करके फिर उसकी समरी बनाते हैं, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। अब दूसरा है हमारा कोरिलेशन रिसर्च। तो ये जो रिसर्च है ये यूज़ करी जाती है टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स, मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशनशिप है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए कोरिलेशन रिसर्च को यूज़ करा जाता है। इसके अंदर इन्वॉल्व है कलेक्टिंग डाटा ऑन मल्टीपल वेरिएबल्स एंड इसके अंदर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को यूज़ करा जाता है ताकि डिटरमाइन कर सकें वेदर देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन दैम, ठीक है। अब दूसरा है कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च। तो ये जो टाइप ऑफ रिसर्च है इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम ये डिटरमाइन कर पाएँ कि 2 वेरिएबल्स के बीच में एक कैजुअल रिलेशनशिप एग्जिस्ट है या नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर इन्वॉल्व है जो इंडिविजुअल ग्रुप्स होते हैं उनको कंपेयर करना, जिनके बीच में जो डिफरेंस है, मतलब कि हु डिफर्स ऑन वन वेरिएबल्स टू डिटरमाइन कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो अनदर वेरिएबल से रिलेटेड है या नहीं है, ठीक है। अब दूसरा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो इस रिसर्च के अंदर क्या करते हैं, इस रिसर्च को हम यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, मतलब कि डिटरमाइन करने के लिए कि जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है या नहीं। अब इसके अंदर ये इन्वॉल्व है कि मैनिपुलेट करना वेरिएबल्स में, मतलब कि एंड मैनिपुलेटिंग वन वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और उनकी जो इफ़ेक्ट्स हैं ऑन अनदर वेरिएबल्स उनको मेज़र करना, ओके। अब दूसरा है हमारा क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज़ सिमिलर टू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की जैसा ही है, बट इसके अंदर रैंडमली किसी भी पार्टिसिपेंट ग्रुप्स को असाइन करना इन्वॉल्व नहीं है। इंस्टेड इसके अंदर इन्वॉल्व है कि जो इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं जिनके बीच में एक डिफ़र है, मतलब कि ऑन अ वेरिएबल डेट कैन नॉट मैनिपुलेटेड, जैसे कि जेंडर और एज, तो उनके बीच कंपैरिजन होता है यहाँ, ओके। अब दूसरा है हमारा लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो रिसर्च है ये यूज़ करी जाती है कि जो वेरिएबल्स हैं उनके अंदर जो टाइम के साथ चेंजेस आते हैं उसकी स्टडी करने के लिए ये वेरिएबल को यूज़ करा जाता है, इस रिसर्च को यूज़ करा जाता है। और इसके अंदर इन्वॉल्व है कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम द सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एट मल्टीपल पॉइंट इन टाइम, ठीक है, और उसके बाद उन्हें एनालाइज करना। तो अब हम पढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में जान लिया, अब हम देखते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स के अंदर हमने जाना कि जो डाटा कलेक्ट होता है वो नंबर्स में कलेक्ट करा जाता है। तो साइकोलॉजी के अंदर क्वालिटेटिव रिसर्च का यूज़ मेथडोलॉजी टू इन्वेस्टिगेट में करा जाता है एंड कॉम्प्रेंड करने के लिए करा जाता है, मतलब कि ह्यूमन एक्सपीरियंस को कॉम्प्रेंड करने के लिए, उनके थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर। तो इन सब को हम क्वांटिटेटिव के अंदर तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, मतलब कि इनको हम नंबर्स में तो पता नहीं लगा सकते हैं, मतलब कि नंबर्स में इनका रिजल्ट तो नहीं आ सकता है। तो इन चीज़ों को मतलब कि इट एलिब्रेट्स एंड लेस एम्फोसाइज ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस और सब्जेक्टिव एक्सेट्रा, मतलब कि जो इमोशंस हैं और जो एक्सपीरियंस हैं वो सारी चीज़ों को हम क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू पता लगाते हैं, ठीक है, विद इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो अगर हम बात करें क्वालिटेटिव रिसर्च कब यूज़ करी जाती है, तो जब रिसर्चर्स को ऐसे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने होते हैं जैसे कि हाउ और हाउ मच,
तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च का यूज़ करते हैं, मतलब कि क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड को अप्लाई करते हैं। ओके, तो बेसिकली अगर हम बात करें क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब क्या है, तो ये लोगों का एक्सपीरियंस, फीलिंग्स और उनकी जो स्टोरीज़ हैं उनको समझता है। मतलब कि ये कितने लोगों, मतलब कि कितने नंबर्स की बजाय क्यों और कैसे, मतलब कि रीज़न पे फोकस करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो रिसर्चर्स एक ही क्लास में हैं तो एक रिसर्चर देख सकता है टीचर कैसे पढ़ा रही है, जबकि दूसरा ये देख सकता है कि बच्चे आपस में कैसे बात कर रहे हैं। दोनों अपनी जगह सही हैं। इसका मतलब है कि जो रियलिटी है, रियलिटी देखने वाले के नज़रिए पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब इसके मतलब कि क्वालिटेटिव रिसर्च के हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो नेचुरल सेटिंग की बात करें, इसमें रिसर्चर लैब में नहीं बल्कि असली जगह पर जाकर, जैसे स्कूल या घर, लोगों से मिलता है। ठीक है, और इसकी फ्लेक्सिबल डिज़ाइन की बात करें तो इसमें पहले से सब कुछ फिक्स नहीं होता है। मतलब कि अगर इंटरव्यू के बीच में कोई नई बात पता चले तो रिसर्चर अपने सवाल बढ़ा सकता है। ठीक है, मतलब कि अपने सवाल बदल भी सकता है। और रिसर्च टूल की बात करें इसके अंदर, तो इसमें कोई मशीन या पेपर टेस्ट काम नहीं आता है, बल्कि रिसर्चर अपनी आंखों से और कानों से डाटा कलेक्ट करता है। ठीक है, मतलब कि खुद देखकर और सुन के वो डाटा कलेक्ट करते हैं। मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर किसी भी बात की डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि उसका रीज़न क्या है ये जानने की। अब इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है। मतलब कि इसमें हम लोगों के इमोशंस और उनके क्यों का पता लगाते हैं। मतलब कि जो चीज़ें हुई हैं, जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, इस चीज़ का पता लगाते हैं, जो नंबर्स नहीं बता सकते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें इसके अंदर नए आइडियाज़ की, तो रिसर्च के दौरान अगर कोई नई चीज़ सामने आती है तो हम उसे तुरंत एक्सप्लोर करते हैं। मतलब कि उसके अंदर ये नहीं है कि एक फिक्स क्वेश्चंस हैं और फिक्स सारी चीज़ें नहीं। अगर आपको रिसर्च के दौरान कुछ नई बातें पता चलती हैं तो आप उन्हें तुरंत एक्सप्लोर कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये इंसानों को सिर्फ डाटा नहीं मानता है बल्कि फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देता है। मतलब क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर क्या होता है कि सिर्फ नंबर्स पे ध्यान दिया जाता है, इसके अंदर ह्यूमंस की फीलिंग्स पे भी ध्यान दिया जाता है। ओके, और इसका जो रिजल्ट आता है वो रियल लाइफ से जुड़ा होता है, क्योंकि ये नेचुरल माहौल में किया जाता है। ओके, अब इसकी वीकनेस की बात कर लें तो वीकनेस के अंदर हम बोल सकते हैं पर्सनल बाइस, क्योंकि रिसर्चर एक इंसान है तो कभी कभी उसकी अपनी पसंद नापसंद रिजल्ट पर असर डाल देती है। तो ये इसकी वीकनेस है क्वालिटेटिव रिसर्च की। अब दूसरा है टाइम कंज्यूमिंग। ये लोगों से घंटों बात करने पर फिर उनकी बातों को लिखना, मतलब ट्रांसक्राइब करना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, ये इसकी वीकनेस एक और साथ ही साथ इसके अंदर क्या है कि ये रिसर्च कुछ ही लोगों पर होती है। मतलब इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये 10 लोगों ने कहा है वही पूरी दुनिया सोचेगी। मतलब कि इसके अंदर हम स्मॉल ग्रुप्स में, मतलब कि स्मॉल क्वांटिटी के अंदर ही पता लगा सकते हैं लोगों के बारे में, क्योंकि हम कुछ लोगों से ही बात कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि सबसे बात करेंगे या पूरा हम नंबर्स में जैसे डाटा निकाल लेते हैं वैसे इसमें निकालेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसलिए इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि जो बातें 10 लोगों ने कही हैं वही पूरी दुनिया बोलेगी या फिर सोचेगी। अब दूसरी चीज़ है हार्ड टू रिपीट। हर इंसान और हर सिचुएशन अलग होती है, इसलिए कोई दूसरा रिसर्चर अगर वही स्टडी दोबारा करे तो ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट बिल्कुल सेम आए। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर स्टेप्स होते हैं कुछ। सबसे पहला स्टेप है फाइंडिंग प्रॉब्लम एंड रिसर्च क्वेश्चन। मतलब कि प्रॉब्लम और रिसर्च क्वेश्चन ढूंढना। सबसे पहला काम ये होता है रिसर्चर का कि एक टॉपिक या प्रॉब्लम वो चूज़ करता है जिसे वो डिटेल में समझना चाहता है। इसके लिए वो जो पुरानी बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उन्हें पढ़ता है और फिर एक्सपर्ट से बात करता है। और गोल ये होता है कि एक मेन प्रॉब्लम डिसाइड हो जाए और उसका कनेक्शन दूसरे टॉपिक से समझ आ जाए। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा स्टेप है क्वालिटेटिव इन्वेस्टिगेशन। मतलब कि इन्वेस्टिगेशन के सवाल तैयार करना। अब प्रॉब्लम मिलने के बाद रिसर्चर ऐसा सवाल बनाता है जिसके जवाब हाँ या ना में आए। ठीक है, मतलब कि जैसे कि व्हाट और हाउ वाले सवाल, इसमें रिसर्चर ये पूछता है कि कोई चीज़ कैसे हो रही है या उसका मतलब व्हाट मीनिंग, मतलब उसका मतलब क्या है। ठीक है, ऐसे सवाल पूछता है रिसर्चर। मेन क्वेश्चंस और सब क्वेश्चंस, मतलब कि पहले एक बड़ा सवाल तैयार करा जाता है, फिर उसके अंदर से छोटे छोटे और सवाल निकाले जाते हैं जो रिसर्चर को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई रिसर्चर है वो टीचर की प्रोफेशनल एथिक्स पर स्टडी कर रहा है।
तो वो ऐसे सवाल पूछेगा जैसे एक पुराने टीचर के लिए प्रोफेशनल एथिक्स का क्या मतलब है, या फिर टीचर्स अपनी एथिक्स सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाते हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि किसी ऐसे इंसान के बारे में बताएं जिसकी एथिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ओके, और इसके बाद थर्ड स्टेप है डिज़ाइन ऑफ द स्टडी। इस स्टेज पर रिसर्चर ये डिसाइड करते हैं कि उसे कौन से टूल्स यूज़ करने हैं और डाटा कहाँ से मिलेगा। इसका फ्लेक्सिबल प्लान है, मतलब कि साइंटिफिक रिसर्च की तरह ही इसका प्लान पहले से फिक्स नहीं होता है। ये काफ़ी ओपन और फ्लेक्सिबल होता है, पहली बात तो, ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर। और इसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, मतलब रिसर्चर अपने काम के हिसाब से बीच में चेंजेस कर सकता है। और दूसरा जो स्टेप है वो है हमारा सैम्पलिंग, मतलब कि लोगों का चुनाव इसके अंदर करना। क्वालिटेटिव रिसर्च में हर किसी को रैंडम तरीके से नहीं चुना जाता है, इसमें पर्पसिव सैम्पलिंग का यूज़ होता है। इसका मतलब कि जो मेन एम होता है वो ये होता है कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों को चुनें जो आपके टॉपिक को सही से समझते हों, या जिन लोगों को उन चीज़ों का एक्सपीरियंस हो। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप हॉस्टल लाइफ पर रिसर्च कर रहे हैं तो आप सिर्फ हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स का ही इंटरव्यू करेंगे और किसी का नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, इसका मेन गोल है ऐसे लोगों को ढूंढना जो आपकी थ्योरी को बेहतर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा और सही इंफॉर्मेशन दे सके, ठीक है। इसके बाद जो फिफ्थ स्टेप होता है वो होता है डाटा कलेक्शन प्रोसेस। तो हमारे पास वेरियस वे हैं डाटा को इकट्ठा करने के by using the qualitative research methods. So there are mainly 4 kind of data gathering device are adopted by qualitative research, जैसे कि observation, interviews, document analysis and audio visual gadgets, ठीक है। इनके थ्रू हम डाटा कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और इन डिफरेंट क्वालिटेटिव टेक्निक्स का यूज़ करके हम डाटा कलेक्ट करते हैं। ओके, अब इसके बाद है हमारा सिक्स्थ स्टेप आइडेंटिफाई पैटर्न, मतलब कि जिस पैटर्न को हम यूज़ करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना। तो इसके अंदर हम नंबर्स तो यूज़ नहीं करते डाटा को एनालाइज करने के लिए, हम यहाँ पे पैटर्न्स देखते हैं, थीम्स देखते हैं, और जो वर्ड्स हैं, एक्शंस हैं और पिक्चर्स हैं उनकी मीनिंग देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो गोल है इज़ टू मेक सेंस ऑफ द डाटा दैट वाज कलेक्टेड, एंड उनको हम अपने आंसर्स में पुट करते हैं, मतलब अपने रिसर्च क्वेश्चंस के आंसर्स में हम एनालाइज करते हैं क्वालिटेटिव डाटा को, ठीक है, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए। ओके, अब उसके बाद सेवन्थ स्टेप आता है हमारा एनालाइजिंग द रिजल्ट एंड पुटिंग द कॉन्टेक्स्ट इन प्लेस, मतलब कि हम जो रिज़ल्ट आता है उसको एनालाइज करते हैं। फिर मतलब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो रिज़ल्ट आया है उसे समझना, ठीक है, कि रिसर्च के अंदर जो इशू है उसके अंदर हमें जो सोल्यूशन मिला है तो उसको हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक बिगर थियोरेटिकल और सोशियोलॉजिकल पिक्चर है जो कि किसी भी थीम को मतलब एनालिसिस के थ्रू हम फाइंड करते हैं। एंड रिसर्चर्स पुट टॉपिक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चर, सोसाइटी, एजुकेशन और इमोशंस, इन सारी चीज़ों के अंदर यूज़ करते हैं, पुट करते हैं रिसर्चर जो हैं। अब इसके बाद है हमारा एट्थ स्टेप जनरेटिंग इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स, मतलब कि यहाँ पे हम जो हमारा आंसर्स के अंदर जो इंसाइट्स होते हैं, मतलब कि इंटरप्रिटेशन से हम रॉ डाटा को टर्न करते हैं इनटू इंसाइट दैट आंसर्स द स्टडी क्वेश्चंस, और वो एक फुल अंडरस्टैंडिंग देते हैं हमें, ठीक है। और ये जो डिस्कवरीज हैं कुड पॉइंट टू वेज द इम्प्रूव स्टूडेंट सपोर्ट, और ये हेल्प करते हैं एक पॉलिसी को शेप देने में, और साथ ही साथ जो और रिसर्चेज हैं, जो फ्यूचर में होने वाली रिसर्चेज हैं उनको इंकरेज करती हैं, ठीक है। और इसके बाद लास्ट स्टेप है हमारा नाइन्थ, ऑफरिंग इम्प्लीकेशंस, मतलब जो कुछ भी हमने डाटा को एनालाइज करा, डाटा को इकट्ठा करा, उसके बाद पूरा जो रिज़ल्ट आया उसको एनालाइज करने के बाद लास्ट में आता है इम्प्लीकेशन, मतलब जितने भी चीज़ें हमने निकाली हैं उनको हम यूज़ करते हैं, उनको हम अप्लाई करते हैं। ओके, मतलब कि जब लोग बात करते हैं इंटरप्रिटेशन के बारे में तो वो दे ऑफ्टन टॉक ऑन व्हाट इट मीन्स प्रैक्टिस, मतलब वो प्रैक्टिस के ऊपर बात करते हैं, पॉलिसी के ऊपर, और जो फ्यूचर रिसर्च होती है उन पे। बिकॉज जो रिसर्चर्स हैं वो सजेस्ट करते हैं दैट यूनिवर्सिटी होल्ड स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स। ओके, अब इसके बाद आता है टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो ह्यूमन नेचर को ये समझने का एक अटैम्प्ट है
एंड मार्केट रिसर्च पर्पसेस, और जो करंट ट्रेंड्स हैं, चेंजिंग टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ पीपल, इन सारी चीज़ों को समझने का एक अटैम्प्ट है। तो दे आर सर्टेन अप्रोचेस टू क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके, देयर आर केस स्टडी, मतलब कि इस मेथड के थ्रू हम जो केस है किसी भी इंडिविजुअल का, ग्रुप का, इवेंट का, या फिर इंस्टीट्यूशन या फिर सोसाइटी का, उसको हम स्टडी करते हैं। तो ये हेल्प करता है प्रोवाइडिंग द डेप्थ नॉलेज ऑफ नेचर, प्रोसेस और फिनोमिना ऑफ अ स्पेसिफिक केस इन द स्टडी। मतलब जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें एक डेप्थ नॉलेज मिलती है इसके थ्रू, केस स्टडी के थ्रू। अब मल्टीपल मेथड्स हैं हमारे पास डाटा कलेक्ट करने के, जिनका यूज़ करके हम केस स्टडी रिसर्च के अंदर, जैसे एग्जांपल इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंटेशन और क्वेश्चनर्स, इन सारी चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डाटा कलेक्ट करने में। जो फाइनल रिपोर्ट आती है केस स्टडी की, वो प्रोवाइड करती है एक रिच और विविड एंड डिटेल एंड होलिस्टिक प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल में डिस्क्राइब द होल एंड इट्स पार्ट, मतलब उसके बारे में सब कुछ डिस्क्राइब करना, डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस और उसका कॉन्टेक्स्ट, उसके बारे में सारी डिटेल बताना, ठीक है। और दूसरा है एथनोग्राफी। तो ये जो अप्रोच है ये मेनली फोकस करती है स्टडी ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर स्टडी करना, ये उस पर फोकस करती है। और इट इज़ मोर ऑफ अ काइंड ऑफ क्लोज फील्ड ऑब्जर्वेशन। बेसिकली ये ट्राई करती है टू स्टडी सोशो कल्चर फिनोमिनाज। ओके, फॉर एग्जांपल जजिंग अदर बेस्ड ऑन दी रिसर्चर्स, मतलब ये कल्चर स्टैंडर्ड्स। तो एथनोग्राफी को यूज़ करा जाता है फॉर कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ कल्चरल ग्रुप्स। एग्जांपल ईटिंग हैबिट्स ऑफ नॉर्थ इंडियंस एंड साउथ इंडियंस, ठीक है। तो इन दोनों ये जो कल्चर ग्रुप्स हैं इनके बीच में एक कंपैरिजन करना, उसको एनालाइज करना, ठीक है। और आप एथनोलॉजी को ऐसे भी जानते हैं कि इट कैन ऑल्सो बी यूज टू एनालाइज द कल्चर पास्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। एग्जाम्पल लाइक हरप्पन सिविलाइजेशन, ऑल्सो नोन एज अ हिप्नो हिस्ट्री। ओके, अब इसके बाद है दूसरा टाइप, हिस्टोरिकल मेथड्स। तो ये मेथड्स हमें हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द कैजुअल रिलेशनशिप्स। तो उनको समझने में, एनालाइज करने में यही मेथड हमारी हेल्प करता है। विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्निक्स, जो कि डाटा से रिलेटेड हो, टू द अकरेंस ऑफ इवेंट जो कि कलेक्टेड हो, और ये एवल्यूट करता है ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड अकरेंस, मतलब कि कोई भी इवेंट हुआ है तो उसके पीछे का क्या रीज़न है, मतलब कि ये चीज़ हुई है तो क्यों हुई है, ठीक है। और ये हेल्प करता है टेस्टिंग हाइपोथेसिस कंसर्निंग कॉज, उसके इफ़ेक्ट्स, उसके ट्रेंड ऑफ इवेंट्स, सो दैट मे हेल्प टू एक्सप्लेन प्रेजेंट इवेंट्स और एंटिसिपेट फ्यूचर इवेंट एज वेल। तो ये दोनों चीज़ों को हमें एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। ओके, अब उसके बाद जो दूसरा है हमारा वो है ग्राउंडेड थ्योरी। ये जो अप्रोच है ये इसके अंदर इन्वॉल्व है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द रिसर्चर इन द एक्टिविटी ऑफ ग्रुप, कल्चर और द कम्युनिटी अंडर स्टडी। तो एक कल्चर, एक ग्रुप, एक कम्युनिटी, इन सारी इनके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं तो रिसर्चर उन सबको मतलब उसके अंदर पार्टिसिपेट करके उसके बाद वो एनालाइज करता है, उस सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो डाटा है वो रिगार्डिंग द रिक्वायरिंग इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे जो रिसर्चर है वो एक्टिवली यहाँ पे उन लोगों के साथ, मतलब कि उस ग्रुप में, उस कल्चर में, उस कम्युनिटी के अंदर पार्टिसिपेट करता है, उसके बाद वो डाटा कैसे कलेक्ट करता है, ऑब्जर्व करके, ठीक है। और इट इज़ जनरली यूज इन जनरेटिंग और डेवलपिंग थ्योरीज। ओके, तो हम देखते हैं एथिक्स एंड रिसर्च। इसके अंदर सबसे पहला है इन्फॉर्म कॉन्सेंट, मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन कॉन्सेंट है, मतलब कि ये ज़रूरी होता है साइकोलॉजिकल रिसर्च के अंदर कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनको मतलब जिनके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, तो उनको ये चीज़ पहले बता देनी चाहिए, मतलब कि उन पार्टिसिपेंट को सारी चीज़ें बतानी चाहिए कि एक मतलब पूरा एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उन लोगों को स्टडी के बारे में कि ये लोग क्यों कर रहे हैं बिफोर पार्टिसिपेट, ठीक है। तो रिसर्चर को उनको ये एक इंफॉर्मेशन से एक्सप्लेन करनी चाहिए कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द स्टडी और जो प्रोसीजर होने वाला है, और उसके अंदर कोई रिस्क है, डिस्कम्फर्ट है, मतलब फिजिकली या फिर साइकोलॉजिकल, तो वो सारी चीज़ें पहले बता देनी चाहिए पार्टिसिपेंट्स को। उसके बाद ही उसके अंदर उन पार्टिसिपेंट्स को लेना चाहिए उस स्टडी के अंदर, ठीक है। मतलब कि उनको बताने के बाद उनकी मर्ज़ी के साथ ही उनको मतलब कि उस किसी भी स्टडी का पार्ट बनाना चाहिए। मतलब कि कोई भी आप चीज़ कर रहे हो उसके अंदर, तो
तो पहले उस आदमी की परमिशन लेनी चाहिए, उसको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद कि मतलब उसको सारी चीज़ें पहले पता है, फिर वो अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। ये नहीं है कि आप उसको आधी अधूरी चीज़ें बता रहे हो, उसे क्लियर नहीं है, आप उससे फिर पार्टिसिपेट करा रहे हो, या फिर उसके अंदर कोई भी रिस्क है, आप उसे बिना बताए सब पार्टिसिपेट करा रहे हो, तो ये नहीं करना चाहिए। पार्टिसिपेंट्स के पास ये राइट है कि टू विड्रॉ एट एनी टाइम विदाउट कॉन्सिक्वेंस, ओके, एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर क्वेश्चंस एंड इमरजेंसीज, एंड कॉन्सेंट मस्ट बी गिवन फ्रीली, मतलब कि बिना किसी जोर जबरदस्ती के, फ्रीली उनकी मर्जी होनी चाहिए इस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, एंड डॉक्यूमेंटेड और यूजली साइन होनी चाहिए फॉर्म। और ज़रूरी है इसके अंदर कि जिस पर्सन को आप यूज़ कर रहे हो वो अडल्ट हो, मतलब कि 18+ हो, प्रोवाइड देयर ओन कंसेंट, वो अपनी मर्जी से दे रहा हो ये कि मतलब वो पार्टिसिपेट कर रहा है। और अगर वो माइनर है तो उसके पेरेंट्स से परमिशन लेनी चाहिए, उसके गार्डियंस से, ठीक है। दिस प्रोसेस रिस्पेक्ट पार्टिसिपेंट्स ऑटोनॉमी एंड प्रमोट एथिकल रिसर्च प्रैक्टिसेस, ओके। दूसरा है डीब्रीफिंग। ये भी वही चीज़ है, डीब्रीफिंग इज़ अ एसेंशियल एथिकल स्टेप, जो कि स्टडी को कंक्लूड करने से बाद होता है, मतलब कि जब स्टडी को कंक्लूड कर लिया जाता है उसके बाद। तो ये इंश्योर करता है दैट पार्टिसिपेंट आर फुल्ली इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिसर्च, ओके, एंड लीव देम इन अ पॉजिटिव साइकोलॉजिकल स्टेट, मतलब कि जब वो एकदम साइकोलॉजिकल पॉजिटिव स्टेट में हो तब वो उस चीज़ को लीव करें। अब जो रिसर्चर्स हैं मस्ट एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द स्टडी, ठीक है, उनको ज़रूरी है कि वो स्टडी के बारे में सारी चीज़ें बताएं पार्टिसिपेंट्स को, और जो प्रोसीजर है और जो पार्टिसिपेंट का रोल है वो सारी चीज़ें बताएं। और अगर इसके बीच में कोई डिसेप्शन है तो उसके अंदर वो चीज़ रिवील होनी चाहिए, जस्टिफाइड होनी चाहिए, ओके। पार्टिसिपेंट्स शुड बी इंकरेज टू आस्क क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्स मस्ट बी ओपन एंड हॉनेस्ट, ओके। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। अब दूसरी है प्रोटेक्शन एंड द पार्टिसिपेंट। रिसर्चर्स को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी इसमें पार्ट ले रहा है उनकी स्टडी में, उनकी रिसर्च के अंदर, तो विल नॉट बी कॉज डिस्ट्रेस्ड, ओके, उनकी वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फिजिकल एंड मेंटल हार्म, ओके। इसका मतलब है कि यू मस्ट नॉट एम्बैरेस, थ्रेटन, ऑफ्टेन और हार्म बाय पार्टिसिपेंट, मतलब कि आप पार्टिसिपेंट को ना तो एम्बेरस करेंगे, ना प्रिटेंड करेंगे, ना ऑफ्टेन करेंगे, ना ही हार्म करेंगे, ओके। मतलब कि रिसर्चर को जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन इंश्योर करनी चाहिए, ओके। सो पार्टिसिपेंट शुड नॉट बी एक्सपोज टू रिस्क ग्रेटर देन और एडिशनली टू दोज इनकाउंटर इन नॉर्मल लाइफ स्टाइल, ओके। तो अगर हम बात करें इंटीग्रेटिव पैराडाइम टू एडवांस इंटरडिसिप्लिनरी, तो इंटीग्रेटिव पैराडाइम का मतलब है नंबर्स और स्टोरीज़ का मिलना। इससे रिसर्च ज़्यादा क्रेडिबल, मतलब कि भरोसेमंद और वैलिड हो जाती है, क्योंकि आपके पास प्रूफ भी है और उसका एक्सप्लेनेशन भी है, ओके। तो इस चैप्टर के अंदर इतना ही इंपॉर्टेंट था, जो भी था मैंने समझा दिया है। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अब इसके बाद हमारा यूनिट 2 स्टार्ट होता है। तो इसके अंदर हमारा है 4th चैप्टर, बेसिक्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। तो इसके अंदर सबसे पहले हम समझेंगे बेसिक रिसर्च डिज़ाइन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्राइटेरिया क्या है गुड रिसर्च डिज़ाइंस का, और कुछ इथिक्स जानेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। तो इस लेसन में आप सीखेंगे कि साइकोलॉजिस्ट अपनी रिसर्च को कैसे प्लान करते हैं ताकि उनके जो रिजल्ट हैं वो एक्यूरेट हो, मतलब कि सही हो, और काम करने का मेथड इथिकल हो, मतलब ऑनेस्ट हो। तो बेसिकली अगर हम बात करें रिसर्च डिज़ाइन की, तो रिसर्च डिज़ाइन को आप एक रोड मैप की तरह समझ सकते हैं, जो रिसर्चर्स को शुरुआत से लेकर एंड तक गाइड करता है, ओके। अब गलतियों से बचने के लिए ये एक ज़रूरी है कि आप एक सही रिसर्च डिज़ाइन को चुनें, क्योंकि एक अच्छा प्लान रिसर्चर को एक बाइस्ड होने या फिर गलत लोगों को चुनने जैसी गलतियों से बचाता है। अब दूसरी चीज़ ये भी है कि हर काम के लिए अलग डिज़ाइन, हर रिसर्च एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि तो जैसे बच्चों को खेलते हुए देखने का प्लान अलग होगा और लैब में मेमोरी टेस्ट करने का प्लान अलग होगा। तो हर चीज़ के अंदर अलग अलग डिज़ाइन यूज़ होते हैं, अलग अलग मेथड्स यूज़ होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम एक सही रिसर्च डिज़ाइन को चुनें उसके लिए। और दूसरी बात, जो एक सही वे है, मतलब कि आप सीखेंगे कि अपनी स्टडी के लिए सही डिज़ाइन कैसे चुनें ताकि आपका रिज़ल्ट अच्छा आए, ठीक है। और इथिक्स, मतलब ये हमारी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि साइकोलॉजी में इंसानों पर स्टडी होती है, इसलिए कुछ रूल्स फॉलो करनी ज़रूरी होते हैं, जैसे कि इन्फॉर्म कंसेंट, मतलब कि पार्टिसिपेंट्स को स्टडी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए और उनकी मर्ज़ी होनी चाहिए कि उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करेंगे।
और दूसरी कॉन्फिडेंशियली, लोगों की बातों और डिटेल्स को बिल्कुल सीक्रेट रखना। ओके। और तीसरी चीज़ है मिनिमाइजिंग हार्म, ये ध्यान रखना कि रिसर्च से किसी को कोई नुकसान या टेंशन ना हो। ओके। तो अब हमारा सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होता है, व्हाट इज़ रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन क्या है? तो बेसिकली आप रिसर्च डिज़ाइन को एक मास्टर प्लान या ब्लूप्रिंट की तरह समझ सकते हैं। जैसे घर बनाने से पहले एक नक्शा बनाया जाता है, मतलब कि ब्लूप्रिंट चाहिए होता है, वैसे ही रिसर्च शुरू करने से पहले रिसर्च डिज़ाइन बनाया जाता है। अब इसको आप एक रोड मैप की तरह समझो। ये आपको पूरे रिसर्च के रास्ते में गाइड करता है, डाटा कैसे इकट्ठा करना है और उसे कैसे एनालाइज करना है, ठीक है। और ये आपको कुछ क्रूशियल डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इसमें रिसर्चर्स ये डिसाइड करते हैं कि क्या चेंजेस करने हैं, मतलब कि जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में जैसे कितने घंटे सोना है एग्जाम्पल के तौर पे। और दूसरी चीज़ क्या देखते हैं रिसर्चर्स कि उस पर, मतलब कि उसका असर किस पर है, ठीक है। मतलब कि जो चीज़ हो रही है उसको हमें किसके ऊपर चेक करना है, जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल्स, जैसे कि एग्जांपल मेमोरी टेस्ट। ओके। अब दूसरी चीज़ क्या है, ये रिसर्च डिज़ाइन बनाने से क्या होता है कि हम गलतियाँ करने से बचते हैं। ये उन फालतू चीज़ों से, जैसे कि एक्सटर्नस वेरिएबल्स जैसे कॉफ़ी पीना को कंट्रोल करने में मदद करता है, जो आपकी रिज़ल्ट को ख़राब कर सकती हैं, ठीक है। उन चीज़ों से बचाता है हमें। अब इससे क्या होता है, रिसर्च डिज़ाइन करने से हमारे रिज़ल्ट में भी काफ़ी अच्छी हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, मतलब कि रिज़ल्ट क्वालिटी। अगर डिज़ाइन सही है तो रिसर्च का रिज़ल्ट वैलिड और रिलायबल, मतलब कि भरोसेमंद होगा। बिना सही डिज़ाइन के पूरी रिसर्च गलत हो सकती है। ओके। तो अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। तो रिसर्च डिज़ाइन की बात करें तो ट्रूली जो साइंटिफिक स्टडी है, रिसर्च डिज़ाइन उसकी बैकबोन है, क्योंकि एवरीथिंग फ्रॉम एक्यूरेसी ऑफ योर रिजल्ट टू हाउ कॉन्फिडेंशियली यू कैन जनरलाइज दैम, ये सब डिपेंड करता है रिसर्च के डिज़ाइन पे। ओके। एंड जब हम एक सही रिसर्च डिज़ाइन चुनते हैं तो क्या होता है कि ये कंट्रोल करता है एक्सटर्नल वेरिएबल्स को, मतलब कि फालतू चीज़ों को रोकता है। जैसे कि आप किसी चीज़ पर स्टडी करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ों का असर भी पड़ सकता है जिन्हें आप चेक नहीं कर सकते, तो रिसर्च डिज़ाइन उन्हें रोकता है ताकि आप सिर्फ अपने मेन टॉपिक पर फोकस कर सकें। ओके। फॉर एग्जांपल, अगर आप देख रहे हैं कि चाय पीने से नींद कम आती है, तो डिज़ाइन ये चीज़ मतलब पक्का करेगा, ये इंश्योर करेगा कि रिज़ल्ट चाय की वजह से ही हो, ना कि इसलिए क्योंकि उस दिन मौसम ठंडा था। मतलब कि फालतू की चीज़ों को भी ध्यान नहीं देना, जो मेन टॉपिक है उस पर ही फोकस है। इसलिए हम एक रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है, ताकि हमारा ध्यान इधर उधर ना भटके, मतलब मेन टॉपिक पे ही रहे। ओके। एंड रिसर्च डिज़ाइन का एक और ऑब्जेक्टिव है दैट ये मेन चीज़ का असर दिखाना, मतलब कि मैक्सिमाइज एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस। इसका मतलब है कि आप जिस चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उसका असर साफ साफ और बड़ा दिखना चाहिए। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक सिग्नल की तरह है, मतलब कि सिग्नल को तेज करने जैसा, ताकि रिजल्ट जो है वो क्लियर मिले। और इसके बाद एक और जो इसका ऑब्जेक्टिव है रिसर्च डिज़ाइन का, वो है कि मिनिमाइजिंग एरर वेरिएंस, मतलब कि गलतियाँ कम करना। क्योंकि हर रिसर्च में थोड़ी बहुत तो मतलब रैंडम गलतियाँ हो जाती हैं या इसमें लक का फैक्टर होता है। रिसर्च डिज़ाइन इन गलतियों को कम कर देता है, स्मॉल कर देता है, ठीक है, ताकि आपका जो डाटा है वो रिलायबल हो, मतलब भरोसेमंद हो। और चौथी चीज़ क्या है इसके अंदर, एक और ऑब्जेक्टिव है कि ये वैलिडिटी देता है, मतलब कि सही रिजल्ट निकालना। डिज़ाइन जो है वो एक फ़िल्टर की तरह काम करता है। ये इंश्योर करता है कि जो बदलाव आप देख रहे हैं वो वाकई आपके एक्सपेरिमेंट की वजह से है, ना कि किसी कोइंसिडेंस से, ठीक है। इन शॉर्ट हम रिसर्च डिज़ाइन को ऐसे समझ सकते हैं कि सोचिए आप एक लेबोरेटरी बना रहे हैं और रिसर्च डिज़ाइन जो है वो उस रूम को साफ रखने जैसा काम करेगा, मतलब कि ताकि जो बाहर की अनवांटेड फैक्टर्स है, मतलब धूल मिट्टी है, वो आपके एक्सपेरिमेंट को ख़राब ना करें और आपको बिल्कुल सही रिजल्ट मिले। तो रिसर्च डिज़ाइन भी उसी तरह काम करता है। ओके। तो हमारा टॉपिक है अब क्राइटेरिया फॉर अ गुड रिसर्च डिज़ाइन। तो अगर हम बात करें एक गुड रिसर्च डिज़ाइन की, तो एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन एक घर के मजबूत ब्लूप्रिंट जैसा होता है। मतलब कि अगर ब्लूप्रिंट गलत है तो पूरी स्टडी फेल हो सकती है। उसी तरीके से अगर रिसर्च डिज़ाइन हम ठीक से नहीं चुनेंगे तो हमारी पूरी रिसर्च गलत हो सकती है, ठीक है।
तो इस चीज़ के लिए सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है अलाइनमेंट विद द रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले अलाइनमेंट क्या है, तो रिसर्च क्वेश्चन से मैच होना चाहिए, ये चीज़ है अलाइनमेंट। सबसे बेसिक रूल यही होता है कि आपका प्लान वैसा होना चाहिए जो आपके सवाल का जवाब दे सके। एग्जाम्पल, अगर आप देखना चाहते हैं कि मेडिटेशन से स्ट्रेस कम होता है या नहीं, तो आपको स्ट्रेस लेवल को मेडिटेशन से पहले और बाद में मेज़र करना होगा। सिर्फ स्टूडेंट से बात करने से काम नहीं चलेगा। ओके, अब दूसरी चीज़ क्या है, अनबाइस्ड होना और फेयर होना, ऑब्जेक्टिविटी। रिसर्चर को अपनी पसंद नापसंद मतलब पर्सनल फीलिंग्स को दूर रखना चाहिए। रिज़ल्ट वैसे ही आना चाहिए जैसा वो है, ना कि वैसा जैसा आप चाहते हैं। इससे रिज़ल्ट में न्यूट्रलिटी आती है। और दूसरी चीज़ क्या है ज़रूरी, रिलायबिलिटी, जिसका मतलब होता है कि अगर कोई और रिसर्चर भी आपका वही सेम मेथड यूज़ करे तो उसका रिज़ल्ट भी आप ही के जैसा आना चाहिए। जैसे एक रेसिपी अगर इंस्ट्रक्शन सही हैं तो डिश हर बार ऐसी ही बनेगी, एक जैसी ही बनेगी, ठीक है, उसी तरह। और दूसरी चीज़ क्या है, वैलिडिटी होनी चाहिए उसके अंदर। मतलब कि वैलिडिटी का मतलब है कि जो आप मेज़र चाहते हैं वही मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैथ स्किल्स चेक कर रहे हैं तो सवाल मैथ के ही होने चाहिए, हिस्ट्री के नहीं। सही टूल यूज़ करना ही वैलिडिटी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इसी के साथ, जनरलाइजेबिलिटी, मतलब कि सब पर अप्लाई होना। एक अच्छी स्टडी वही मानी जाती है जो मतलब कि जिसके रिजल्ट सिर्फ 10 लोगों पर ही नहीं बल्कि बाकी सब लोगों पर भी फिट हो जाए। इसका मतलब है कि आपकी छोटी सी स्टडी बड़े लेवल पर मतलब जर्नल ट्रुथ साबित हो। ओके, उसके बाद है क्लैरिटी ऑन मेथोडोलॉजिकल अप्रोच। तो एक अच्छी रिसर्च डिज़ाइन का एक और ज़रूरी हिस्सा उसकी मेथोडोलॉजी होती है, चाहे वो क्वालिटेटिव हो, क्वांटिटेटिव हो या मिक्स्ड मेथड हो। ये चॉइस पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करनी चाहिए कि आप किस तरह की वेरिएबल्स स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये देख रहे हैं कि कितने घंटे की नींद मेमोरी रिकॉल को अफेक्ट करती है, तो ये वेरिएबल्स न्यूमेरिकल हैं और ऐसे में क्वांटिटेटिव अप्रोच सही रहेगा। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट इस बात में है कि जो फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स होते हैं वो एकेडमिक प्रेशर को इमोशनली कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, तो आप सब्जेक्टिव और डिटेल वाली चीज़ों से डील कर रहे हैं। इसलिए आपके लिए क्वालिटेटिव मेथड जैसे इन डेप्थ इंटरव्यू या थीमेटिक एनालिसिस ज़्यादा बेहतर काम करेगा। ओके, और कभी कभी दोनों मेथड्स का कॉम्बिनेशन जिसे मिक्स मेथड डिज़ाइन कहते हैं, ये एक पूरी पिक्चर समझाने के लिए ज़रूरी होता है। इमेजिन कीजिए कि आप ये स्टडी कर रहे हैं कि स्कूल बुलिंग का एकेडमिक परफॉर्मेंस और इमोशनल वेलबींग पे क्या असर पड़ता है। ऐसे में आप ग्रेड रिकॉर्ड्स क्वांटिटेटिव भी कलेक्ट कर सकते हैं और स्टूडेंट्स के पर्सनल एक्सपीरियंस क्वालिटेटिव भी जान सकते हैं। ओके, अब इसके बाद थर्ड है कैपेसिटी टू कंट्रोल एक्सटर्नल वेरिएबल्स। तो एक एक्सेलेंट डिज़ाइन आपको एक्सटर्नल वेरिएबल्स कंट्रोल करने में मदद करता है। ये वो अनइन्वाइटेड फैक्टर्स होते हैं जो रिसर्च में घुस आते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ साथ डिपेंडेंट वेरिएबल्स को भी अफेक्ट करते हैं। अगर इन्हें टाइम से मैनेज ना किया जाए तो ये आपकी फाइंडिंग्स को कंफ्यूज कर सकते हैं, कंक्लूजन को कमज़ोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक स्टडी कर रहे हैं कि क्या एक नई स्टडी टेक्निक से जो टेस्ट स्कोर्स हैं उन्हें इम्प्रूव करा जा सकता है कि नहीं, तो स्टूडेंट्स की पुरानी नॉलेज और इंटेलिजेंस या फिर टेस्ट वाले दिन की नींद जैसे फैक्टर्स रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन आपको रैंडमाइजेशन, जहां पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली ग्रुप्स में बनाया जाता है, या मैचिंग, जहां ग्रुप्स को की एस्पेक्ट्स में एक जैसा बनाया जाता है, जैसी टेक्निक्स देता है। ये टूल्स इन कंफाउंडिंग इन्फ्लुएंस को ख़त्म करने और आपको मतलब कि आपकी जो कोर वेरिएबल्स हैं उन पर फोकस शार्प करने में हेल्प करता है। ओके, अब फोर्थ है हमारा इंश्योरिंग जर्नलाइजेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स। तो जर्नलाइजेबिलिटी का मतलब है वो हद मतलब एक्सटेंट जहाँ एक रिसर्च स्टडी के रिजल्ट को उन सेटिंग्स या लोगो या सिचुएशंस पर अप्लाई किया जा सके जो डायरेक्टली स्टडी नहीं किए गए हैं, ठीक है, मतलब स्टडी नहीं किए गए थे। तो सिंपल वर्ड्स में ये इन सवालों का जवाब देता है कि क्या इस सैंपल से निकले कंक्लूजन को एक बड़ी पॉपुलेशन पर वैलिड तरीके से अप्लाई किया जा सकता है।
हो सकता है कि कोई स्टडी बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन की गई हो, लेकिन अगर उसकी फाइंडिंग सिर्फ उसी छोटे ग्रुप तक लिमिटेड है और दूसरों पर अप्लाई नहीं हो सकती हैं, तो उसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट बहुत कम रह जाता है। ओके, अब इसके बाद है फिफ्थ हमारा इथिकल सेफगार्ड्स फॉर पार्टिसिपेंट्स। सो नो रिसर्च डिज़ाइन, नो मैटर हाउ साइंटिफिकली ब्रिलियंट, इज़ ट्रूली कंप्लीट विदाउट अ डीप एंड थॉटफुल इथिकल फ्रेमवर्क। मतलब एक इथिकल फ्रेमवर्क के बिना चाहे वो कितनी भी ब्रिलियंट साइंटिफिकल डिज़ाइन है, वो मतलब वो रिसर्च डिज़ाइन कैसा भी हो, बट अगर उसके अंदर एथिकल फ्रेमवर्क नहीं होगा तो इसकी वजह से वो पूरी तरीके से इनकम्प्लीट है। अब साइकोलॉजी के अंदर जहाँ हम अक्सर ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स के साथ डायरेक्टली काम करते हैं, और इससे क्या है, जो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नॉन नेगोशिएबल बन जाती है। एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन हर इंडिविजुअल के राइट्स, सेल्फ रिस्पेक्ट और वेलबींग को शील्ड मतलब कि प्रोटेक्ट करता है। इसका मतलब है कि रिसर्च डिज़ाइन में इन्फॉर्म्ड कंसेंट के प्रोसीजर क्लियरली मेंशन होना चाहिए, जहां पार्टिसिपेंट्स को स्टडी उसकी एक्सपेक्टेशंस के बारे में एक्सप्लिटली इन्फॉर्म किया जाता है। ओके, तो अब सिक्स्थ है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग प्रिसीजन। तो फ्लेक्सिबिलिटी एक अच्छी रिसर्च की इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया में से एक है। मतलब कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ज़रूरी है रिसर्च डिज़ाइन के अंदर, जबकि जो प्लानिंग और स्ट्रक्चर रिसर्च होती है वो रिसर्च को शेप करने में और रन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बट एक्सेसिवली रिग्ड स्ट्रक्चर कई केसेस में इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन के लिए थोड़ा स्कोप छोड़ता है। इसमें एक्चुअल फील्ड एक्सपीरियंस और पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर या अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स के लिए एडजस्टमेंट का रूम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक इन्वेस्टिगेटर शुरू में डाटा कलेक्ट करने के लिए स्टैंडर्डाइज सर्वे प्लान कर सकता है, बट बाद में उसे पता चल सकता है कि अनस्ट्रक्चर्ड पोएम मतलब कि ओपन एंडेड सर्वे या इंटरव्यूज़ ज़्यादा डीपर मीनिंगफुल इंसाइट प्रोवाइड कर सकते हैं। ये चीज़ें बाद में पता चल सकती है। तो डिज़ाइन में फ्लेक्सिबिलिटी रिसर्चर्स को चेंजेस करने और इंटरव्यूज़ या क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी इनकॉर्पोरेट्स करने की परमिशन देते हैं, विदाउट रिसर्च की इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए। हाउएवर ये फ्लेक्सिबिलिटी डेलिब्रेट मतलब कि सोची समझी या फिर लॉजिकल साउंड और ट्रांसपेरेंटली डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं सेवेंथ, प्रैक्टिकलिटी और फेसिबिलिटी। तो जब हम रिसर्च डिज़ाइन की बात करते हैं तो रिसर्च डिज़ाइन डिस्कस करते वक्त फिजिबिलिटी की इम्पोर्टेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। पेपर पे भले ही डिज़ाइन चाहे कितना भी सिस्टमेटिकली साउंड हो या फिर एकेडमिकली ब्रिलियंट हो, उसका प्रैक्टिकल और अटेनेबल होना ज़रूरी है, ख़ास करके टाइम, बजट, एक्सेस और अवेलेबल रिसोर्सेज की लिमिट्स के अंदर। और कॉलेज स्टूडेंट्स जो रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए ये पॉइंट और भी ज़्यादा नोटवर्दी है, मतलब कि नोट करने वाला है। स्टूडेंट्स अक्सर टाइट एकेडमिक शेड्यूल्स, लिमिटिंग फंडिंग और हाई टेक इक्विपमेंट्स या बड़े डाइवर्स सैंपल्स तक कम एक्सेस जैसे चैलेंज फेस करते हैं। इसलिए भले ही ऐसी स्टडी पर्पस करना एक्साइटिंग लगी जिसमें डाइवर्स स्टिमुली के रिस्पॉन्स में ब्रेन एक्टिवेशन चेक करने के लिए EEG या फिर fMRI जैसे न्यूरो इमेजिंग टूल्स चाहिए हों, पर ऐसे डिज़ाइन अक्सर अंडर ग्रेजुएट रिसर्च सेटिंग्स में वाइबल नहीं होते हैं। ओके, तो अब हमारा दूसरा टॉपिक है इथिक्स, बैलेंसिंग साइंटिफिक रिगर्स विद इथिकल कंसिडरेशन। तो इथिक्स जो हैं वो सिर्फ एक ऑफिशियल गाइडलाइंस और सेट ऑफ रूल्स नहीं है जो कि एक कम्युनिटी के थ्रू पास होता है। मतलब कि ये जो है ये साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस की मोरल स्पाइन है। ठीक है, साइकोलॉजिकल रिसर्च जिनके अंदर इन्वॉल्व होती है स्टडिंग रियल ह्यूमन बींग्स विथ इमोशंस, डिग्निटी एंड राइट। तो ये कोई लाइफलेस एलिमेंट या फिर इनएनिमेट मटेरियल्स तो है नहीं, जिस वजह से ये और भी ज़्यादा एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है और ये बहुत ही एसेंशियल होता है। एक साइकोलॉजिस्ट ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता है लैब के अंदर और वो उनको साइंटिफिक केमिकल्स की सेंस में कंपेयर नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जो ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स है वो कोई केमिकल या फिर कोई लाइफलेस एलिमेंट तो है नहीं जिन्हें आप एक केमिकल की तरह हैंडल करो। ठीक है, सो देयरफॉर एज अ प्रॉमिसिंग रिसर्चर आपका रोल सिर्फ लिमिटेड नहीं है कि आप सिर्फ डाटा कलेक्ट कर लो, बट
यू हैव टू ट्रीट एवरी सब्जेक्ट विद कंपैशन, रिस्पेक्ट एंड केयर। ओके, तो साइकोलॉजिकल रिसर्च की हिस्ट्री में जो फुल ऑफ रेवोल्यूशनरी और ट्रिपल ब्लेजिंग डिस्कवरीज रही हैं, और वो सब एक स्टिग्मा की शेडो है, बिकॉज ये इथिकल कंट्रोवर्सीज हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको इसके सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे। कोई दिक्कत तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा 5th चैप्टर है टाइप ऑफ डिज़ाइन इन साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, जिसके अंदर हम साइकोलॉजिकल इंक्वायरी जानेंगे, जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंटेशन, कोरिलेशन स्टडीज़, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन, ऑब्जर्वेशनल मेथड, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ओके, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले गौतम बुद्ध ने ये बात कही है कि an idea that is developed and put into action is more important than an idea that exists only as an idea। मतलब कि वो आइडिया जो कि डेवलप्ड हुआ है और एक्शंस के अंदर यूज़ भी करा है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय उस आइडिया के जो कि एग्जिस्ट तो करता है बट सिर्फ आइडिया के अंदर। ठीक है, मतलब कि उसे अप्लाई नहीं करा गया है एक्शंस के अंदर। ठीक है, अब साइकोलॉजिकल इंक्वायरी एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें हम थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को अलग अलग मेथड्स के ज़रिए स्टडी और एग्जामिन करते हैं। अब साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के प्रोसेस में 5 एसेंशियल गोल्स होते हैं जो इसकी प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। ये गोल्स हैं डिस्क्रिप्शन, प्रेडिक्शन, एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल और एप्लीकेशन, जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहला है डिस्क्रिप्शन। तो इसका मतलब होता है कि किसी फिनोमिना को जितना हो सके उतना एक्यूरेटली और क्लियरली डिस्क्राइब करना। ये स्टेप एक थॉट या बिहेवियर को दूसरे से अलग करने में मदद करता है और सब्जेक्ट मैटर के बारे में ज़्यादा क्लियरिटी लाता है। ओके, दूसरा होता है प्रेडिक्शन। तो प्रेडिक्शन के अंदर क्या होता है कि हम जो प्रॉब्लम हुई है, जो इवेंट हुआ है, उसे अदर इवेंट से रिलेट करके समझें। ठीक है, उस बिहेवियर को, और फिर वो जो रिसर्चर्स हैं वो क्या करते हैं कि एक फ्यूचर आउटकम निकालते हैं। उस चीज़ को समझने के बाद, दूसरे इवेंट से रिलेट करने के बाद उसका एक फ्यूचर आउटकम निकालते हैं। फॉर एग्जांपल कि स्टडी टाइम और ग्रेड्स अलाउ करते हैं रिसर्चर्स को ये प्रेडिक्ट करने के लिए कि एक स्टूडेंट्स के मार्क्स उसके स्टडी आवर्स पे बेस्ड होता है, मतलब कि कितने घंटे वो पढ़ा है उस पर बेस्ड है। तो इस तरीके से ये एक फ्यूचर आउटकम निकालते हैं। ठीक है, तो ये प्रेडिक्शन के अंदर आता है। अब तीसरा क्या है, एक्सप्लेनेशन। इस स्टेज में क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें हुई हैं, और मतलब कोई भी चीज़ हुई है, कोई फिनोमिना हुआ है, तो वो क्यों हुआ है इस चीज़ के बारे में पता लगाना, उस चीज़ को एक्सप्लेन करना कि जो चीज़ हुई है उसके पीछे की रीज़न क्या है। ठीक है, मतलब कि इस स्टेज पे हम जो कैजुअल फैक्टर्स हैं, जो मतलब एंटीसीडेंट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि ये जो बिहेवियर हुआ है ये क्यों हुआ है एंड वाई इट इज़ इनहेबिटेड, और किस कंडीशन के अंदर ये चीज़ नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वेरिएबल्स के बीच में इस्टेब्लिश होता है। ओके, अब दूसरा है हमारा कंट्रोल। मतलब कि जो कॉज एक्सप्लेन हुआ है, रिसर्चर्स का एम होता है टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर बाय ऑल्टरिंग द इन्वायरमेंट। मतलब कि जो इन्वायरमेंट है उसको ऑल्टर करके, चेंजेस लाके, और जो कॉजनल फैक्टर्स हैं उनके अंदर चेंजेस आते हैं ताकि उस बिहेवियर को कंट्रोल करा जा सके। ठीक है, इन सब के बाद जो 5th हमारा एप्लीकेशन वाला जो गोल होता है, ये हमारा फाइनल गोल होता है साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के अंदर, टू अप्लाई द इंसाइट डेवलप्ड थ्रू द रिसर्च इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज इन पीपल लाइव्स। मतलब कि जो हमने इन्वेस्टिगेट करके और जो पूरा रिसर्च करके सॉल्यूशन निकाला है उसको हम उस प्रॉब्लम पे अप्लाई करें। ठीक है, ताकि जो लोगों की पूरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम एक पॉजिटिव चेंज के अंदर कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल रिसर्च जो है वो इसलिए कंडक्ट करी जाती है ताकि वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ठीक है, इन अ वेरियस सेटिंग्स। अब इसके बाद हमारा साइकोलॉजिकल इंक्वायरी स्टार्ट होता है, जिसके अंदर सबसे पहला है एक्सपेरिमेंटेशन। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो एक साइंटिफिक मेथड होता है रिसर्च के अंदर, जो कि ये कंडक्ट करता है, मतलब कि वो एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स और इवेंट। ठीक है, तो
एक्सपेरिमेंट जो है वो यूजली कंडक्ट करते हैं इन कंट्रोल्ड सेटिंग यूजिंग अ केयरफुल प्रोसीजर इन विच एक वेरिएबल मैनिपुलेटेड होता है, चेंज करा जाता है उसके अंदर, एंड बाकी के जो अदर वेरिएबल्स होते हैं उन्हें वैसा ही रहने दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के अंदर जो वेरिएबल्स चेंज करे जाते हैं, मैनिपुलेट करे जाते हैं, उन्हें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं। और द कॉज इन द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, और अदर हैंड जो वेरिएबल्स और द बिहेवियर ऑन विच द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेटेड बिहेवियर जिसे ऑब्जर्व करा जाता है, तो उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और द इफेक्ट। ठीक है, मतलब कि जो कॉज है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और जो इफेक्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ओके, अब इसके बाद जो हमारी दूसरी साइकोलॉजिकल इंक्वायरी है वो है कोरिलेशनल रिसर्च, मतलब कि कोरिलेशनल स्टडीज़। तो बेसिकली ये जो रिसर्च मेथड है ये यूज़ करा जाता है टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप एंड पैटर्न बिटवीन वेरिएबल्स, जो कि हाईलाइट करते हैं व्हाइल दिस मेथड कैन शो द एक्सटेंट टू विच वेरिएबल्स आर रिलेटेड, मतलब कि जो ये चीज़ दिखाता है कि कौन से वेरिएबल्स रिलेटेड हैं एक दूसरे से, लेकिन ये जो है ये किसी भी तरीके का कॉज या इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं करता है। ओके, तो बेसिकली कोरिलेशनल जो रिसर्च है ये एक्सप्लोर करती है एसोसिएशंस को बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स, ताकि वो एक मीनिंगफुल पैटर्न्स और इंसाइट को डिस्कवर कर सके। और दूसरी चीज़, ये जो मेथड है ये हेल्प करता है डेवलपिंग इंसाइट एंड ट्रेंड्स एंड पैटर्न एंड मेकिंग प्रिडिक्शन अबाउट फिनोमिना। ठीक है, इस चीज़ों के अंदर ये मदद करता है, मतलब हाइपोथेसिस में भी हेल्प करता है। एंड कोरिलेशनल स्टडीज़ हम जो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है उसको इस्टेब्लिश करने में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो मेथड है ये एक स्टेज सेट कर देता है फॉर फर्दर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक्सप्लोरेशन। ओके, अब इसके बाद है हमारा थर्ड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन। तो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च जो है वो रेफर करता है टू अ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड, जो कि यूज़ करा जाता है इन दी फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, ताकि जो डाटा कलेक्ट करा है हमने पॉपुलेशन से उसको एनालाइज कर सकें। और ये डिफ़ाइन करता है सबसेट को एट वन स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, मतलब कि क्रॉस सेक्शनल रिसर्च जो है वो हेल्प करता है रिसर्चर्स को बाय कैप्चरिंग अ स्नैपशॉट ऑफ वेरिएबल्स इन इंटरेस्ट। तो इसके अंदर इंक्लूड है वेरियस एटीट्यूड्स लाइक बिहेवियर, इवेंट्स, इमोशंस और इवन साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ ग्रुप्स। तो ये जो मेथड है ये पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं व्हेन जब हमें ये चीज़ समझनी हो कि हाउ वेरियस साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट वरी अक्रॉस एज ग्रुप, जेंडर, ऑक्यूपेशन, कल्चर बैकग्राउंड्स। मतलब कि एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, जैसे कि आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि आपके और आपके पेरेंट्स की पर्सनैलिटी में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो और एक चीज़ ये भी है कि जनरेशन वाइज मतलब कि ये डिफरेंस होता ही है, एज वाइज भी होता है, जेंडर वाइज भी होता है, कि कुछ ना कुछ उनकी पर्सनैलिटी में डिफरेंस होता ही है। तो ये चीज़ क्यों होती है, कैसे होती है, ये सारी चीज़ों को जब ऑब्जर्व करना होता है कि साइकोलॉजिस्ट को इसके बारे में पता लगाना होता है, तो वो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर वो दोनों ग्रुप्स में, मतलब कि जैसे पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो डिफरेंस होता है पर्सनैलिटी का, तो उसमें वो पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी लेगा इस टेस्ट के अंदर। और अगर उसे पता लगाना हो एज के बारे में, तो वो मतलब कि जिन एज ग्रुप्स के बारे में उसे जानना होगा उन एज ग्रुप्स के 2 ग्रुप्स को लेगा। ठीक है, और चाहे वो जेंडर की बात हो तो उसमें वो एक बॉय और एक गर्ल को लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो टेस्ट करेगा। तो क्रॉस सेक्शनल के अंदर ये होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन। तो ये जो रिसर्च डिज़ाइन है ये रेफर करता है एक ऐसे मेथड को जहाँ पे हम जो डाटा गैदर करते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं, वो हम सेम पार्टिसिपेंट से करते हैं बार बार, मतलब कि ओवर द एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि इसके अंदर क्या देखना होता है हमें कि टाइम के साथ कैसे चेंजेस आते हैं लोगों के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर हम लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन का यूज़ करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं रिसर्चर्स को टू ट्रैक चेंजेस, डेवलपमेंट्स एंड पैटर्न्स विद इन द इंडिविजुअल और ग्रुप्स ओवर टाइम एंड एग्जामिन दैट हाउ दे इन्वॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम rather than relying on a one time snapshot as in a cross sectional research। तो इसके अंदर हमें लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का यूज़ करना होता है जब हम ये देखते हैं कि मतलब कोई रिसर्चर्स को ये देखना होता है कि कैसे चेंजेस होंगे, डेवलपमेंट होती है, पैटर्न विद इन इंडिविजुअल और ग्रुप ओवर द टाइम। ठीक है, तो वो इस तरीके से एग्जामिन करने के लिए ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। अब इसके बाद है फिफ्थ हमारा ऑब्जर्वेशनल मेथड।
तो ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम जो चीज़ें हो रही हैं उन्हें नेचुरली जो चीज़ें हो रही हैं उन्हें ऑब्जर्व करके डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड जो है साइकोलॉजी के अंदर एक ऐसा मेथड है जो कि साइंटिफिक इंक्वायरी जिसके अंदर इन्वॉल्व सिस्टमेटिकली विटनेसिंग और केयरफुली recording the measurable behavior of the interest and action as well as the responses as they occur in the natural settings without the need to intervene or attempt to manipulate the behavior being observed। मतलब कि इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना, ठीक है, केयरफुली। अब ऑब्जर्वेशन रिसर्च के अंदर जो रिसर्चर्स हैं वो यूज़ करते हैं टू रिकॉर्ड एंड डिस्क्राइब द फिनोमिना, ड्राइव हाइपोथेसिस एंड ऑल्सो वैलिडेट सेल्फ रिपोर्टेड डाटा और फाइंडिंग ड्राइव फ्रॉम द डाटा। ओके, मतलब कि इसके अंदर जो रिसर्चर्स हैं वो अपनी आंखों से और कानों से डाटा को कलेक्ट करते हैं, मतलब कि खुद देख के समझ के उसके बाद वो उसे मतलब कि ऑब्जर्व करके उसके बाद वो डाटा कलेक्ट करते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर हमें इतना ही पढ़ना था, अब हम नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। तो अब हमारा चैप्टर 6 है सर्वे रिसर्च। तो इसके अंदर सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को, इसकी मीनिंग को समझेंगे, दैन सर्वे रिसर्च की जो टाइप्स हैं उन्हें जानेंगे, दैन इसके मेथड्स और जो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके हम डाटा कलेक्ट करते हैं थ्रू द सर्वे रिसर्च उसको जानेंगे, और उसके बाद कंस्ट्रक्टिंग अ सर्वे रिसर्च डिज़ाइन और उसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि सर्वे रिसर्च के अंदर पूछे जाते हैं वो जानेंगे, और राइटिंग सर्वे क्वेश्चंस और क्रिटिकल एवोल्यूशन ऑफ सर्वे रिसर्च। तो ये सारे टॉपिक्स हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा कि वेरियस मेथड्स टू डिज़ाइन रिसर्च, वैसे ही वेरियस मेथड्स जिनके थ्रू डाटा कलेक्ट होता है रिसर्च के अंदर, जैसे कि क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव नेचर के होते हैं कुछ मेथड्स, उन्हीं में से एक है हमारा डाटा कलेक्शन इन सर्वे। तो सर्वे की बात करें तो अगर आपको याद होगा कि आप अगर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो लोग आपको ऑफर करते हैं कि आप लोग फीडबैक दें रिगार्डिंग हाउ दे परफॉर्म, और गूगल पे या फिर आप किसी भी मतलब कि आपने जैसे मीशो से कोई प्रोडक्ट मंगाया है तो उस पर भी आपसे फीडबैक मांगते हैं, मतलब रेटिंग मांगते हैं। तो वो क्या होता है, वो एक तरीके से सर्वे ही होता है, मतलब कि सर्वे के अंदर लोगों से किसी चीज़ के बारे में किसी टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और उसके थ्रू वो लोगों की ओपिनियन, उनकी चॉइस, उनके पर्सपेक्टिव्स को समझते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं अ सर्वे, वी कैन से दैट it is a systematic way of collecting data from a target group of people to understand their opinion, choice and perspective through a set of curated questions asked through the medium of questionnaire और interview, जो हम क्वेश्चनार्स के थ्रू पूछ सकते हैं क्वेश्चन या फिर इंटरव्यू के। ओके, तो अब अगर इसके कॉन्सेप्ट को समझें या उसके मीनिंग को समझें सर्वे रिसर्च की, तो APA डिक्शनरी ने 2018 में सर्वे को डिफाइन करा है एज अ स्टडी in which a group of participants is selected from a population and data about or opinions from those participants are collected, measured and analyzed। मतलब कि पॉपुलेशन में से हम किसी भी मतलब कुछ लोगों को चुन लें और उन लोगों के ग्रुप को टारगेट करके मतलब उन लोगों को एज अ पार्टिसिपेंट बना के उनसे हम डाटा कलेक्ट करें, मतलब उनकी ओपिनियंस से हम कलेक्ट करें और उन्हें कलेक्ट करके उन्हें मेज़र करें, एनालाइज करें। तो ये APA डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सर्वे की एक डेफिनेशन होती है। एंड इंफॉर्मेशन टिपिकली इज गैदर्ड बाय द इंटरव्यूज और सेल्फ रिपोर्टेड क्वेश्चनर्स एंड द रिजल्ट ऑब्टेन मे देन बी एक्स्ट्रापोलेटेड टू द होल पॉपुलेशन। अब सर्वे के अंदर क्या है, सर्वे रिसर्च को सिग्निफिकेंटली हम अप्लाई कब करते हैं, व्हेन रिसर्चर को किसी एग्जिस्टिंग कम्युनिटी की कंडीशन को एनालाइज करना हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को और जो पॉपुलेशन की क्वालिटीज़ है उनको जानना हो, तो तब रिसर्चर जो है वो सर्वे का यूज़ करता है, ठीक है, कि मतलब उस कम्युनिटी की ओपिनियन जाननी हो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो तब सर्वे करा जाता है। ओके, एंड ऑल्सो ब्रिटेन एंड ह्यूज़ ने 2005 के अंदर ये कहा है कि स्टेट सर्वे हैव अ एप्लीकेशन फॉर गैदरिंग डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन टू कंपेयर ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल और टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। मतलब कि सर्वे जो हम करते हैं वो हम जो डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसको अप्लाई करने के लिए और उसको मतलब कि ग्रुप्स में कंपेयर करने के लिए, और साथ ही साथ जो टू वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को समझने के लिए हम सर्वे करते हैं। ओके,
तो अब हम जान लेते हैं कुछ टाइप ऑफ सर्वे रिसर्च। तो सर्वे रिसर्च कंडक्ट करने के लिए एक इंसान कई अलग अलग मेथड्स का यूज़ कर सकता है, पर्पस, फ्रीक्वेंसी और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और रिसर्चर्स जो हैं वो वेरियस टाइप के सर्वेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो पॉपुलेशन कंपोजिशन समझने के लिए 10 साल में सेंसस सर्वे करवाती है। तो अगर हम इसे फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे डिवाइड करें तो हम इसे क्रॉस सेक्शनल सर्वे कह सकते हैं, और पर्पस के बेसिस पर ये एक डिस्क्रिप्टिव सर्वे है। अब इस एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्रॉस सेक्शनल और डिस्क्रिप्टिव सर्वे आखिर होते क्या हैं, और पर्पस और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सर्वे के टाइप्स को कैसे डिफाइन किया जाता है। इस सेक्शन में हम पर्पस और फ्रीक्वेंसी को डेवलपमेंट के बेसिस पर सर्वेस के टाइप को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो बेस्ड ऑन पर्पस ये टाइप इस बात पर बेस्ड होते हैं कि सर्वे करने के पीछे मोटिवेशन क्या है। क्या ये किसी नई फिनोमिना और पॉपुलेशन को समझने के लिए था, या फिर क्या इसे दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप या कॉज इफेक्ट समझने के लिए किया गया था, या फिर इसका एम किसी पॉपुलेशन के बिहेवियर को डिस्क्राइब करना था। ओके, तो सर्वेस के अंदर बेसिकली कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि वो सर्वेज रिसर्च जिनके एम होता है फिनोमिना की क्यों, मतलब कि वाई को समझना होता है, या फिर दो वेरिएबल्स के बीच का जो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है उसको इस्टेब्लिश करना होता है, ठीक है। इसके बाद है बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ डेवलपमेंट। अब दिस टाइप ऑफ सर्वेज ये बेस्ड होते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर, और ये जो टाइप के सर्वे होते हैं ये फॉलो करते हैं कुछ कंडीशंस, जैसे कि जो सर्वे कंडक्ट होगा वो होगा कंडक्ट एट द वन पॉइंट ऑफ टाइम विथ सैम्पल्स फ्रॉम अ लार्ज कोहर्ट एंड कंसीडर सैम्पल्स फ्रॉम अ सिंगल पॉपुलेशन एंड स्टडी दैम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये जो एस्पेक्ट है ये डिपेंड करता है सर्वेस के एडमिनिस्ट्रेशंस पे। तो यहाँ पे दो टाइप के सर्वेस बताए गए हैं, एक है लॉन्गिट्यूडनल सर्वे और क्रॉस सेक्शनल सर्वे। तो लॉन्गिट्यूडनल सर्वेस के बारे में हमने जान रखा है। लॉन्गिट्यूडनल सर्वेस क्या होता है कि वो सर्वेस जो कि हम मतलब जिसके अंदर हम चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है डाटा कलेक्शन फ्रॉम ऑफ पॉपुलेशन एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, और अ सिंगल पॉपुलेशन इज़ फॉलोड एंड सर्वेड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। सो जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ हैं वो रिसर्चर्स को ये चीज़ अलाउ करती हैं टू अपॉर्चुनिटी टू यूज़ प्रीवियस डाटा टू कंपेयर फॉर यूज्ड इन करंट स्टडी टू कंपेयर पर्सपेक्टिव। मतलब कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ हैं वो रिसर्चर्स को पुरानी जो डाटाज हैं उनका यूज़ करके नए डाटा को अच्छी तरीके से समझने में हेल्प करता है, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी मिलती है लॉन्गिट्यूडनल सर्विस के अंदर रिसर्चर्स को, ठीक है। और जो हमारा क्रॉस सेक्शनल सर्वे होता है उसके अंदर क्या होता है, सर्वेज वेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक इज़ कलेक्टेड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम द सैम्पल, ठीक है। मतलब सैम्पल की वन पॉइंट ऑफ टाइम से कलेक्ट करा गया डाटा, मतलब कि इंफॉर्मेशन किसी टॉपिक के बारे में, वो होता है क्रॉस सेक्शनल सर्वे। तो ये जो इस तरीके के जो सर्वे होते हैं ये रिसर्चर को अलाउ करते हैं टू कलेक्ट डाटा ऑन सिंगल क्वेश्चन और प्रोवाइड कलेक्टेड डाटा फॉर अ लार्ज कोहर्ट टू एनालाइज मोर कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, ठीक है। और इससे वो एक्सप्लोर करता है इंट्रैक्शंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, और इससे मतलब कि डिस्पाइट बीइंग कलेक्टेड एट द वन पॉइंट ऑफ टाइम। और जो डाटा हम क्रॉस सेक्शनल सर्वेस के अंदर कलेक्ट करते हैं वो हम कुछ मेथड्स के थ्रू कलेक्ट करते हैं, मतलब कि कुछ मेथड्स की हेल्प से कलेक्ट करते हैं जिनके अंदर हम यूज़ करते हैं टू ऑब्जर्व चेंज एंड कंपेयर आइटम्स, ठीक है। इनके अंदर चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं और कंपेयर करते हैं, ओके। अब इसके अंदर हैं मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स जिनका यूज़ करके हम डाटा कलेक्ट करते हैं थ्रू सर्वे रिसर्च। तो सर्वे रिसर्च मेथड्स जिनके अंदर इन्वॉल्व है डाटा कलेक्शन मेथड भी, तो इन नंबर्स ऑफ वे की वजह से रिसर्चर्स को ये अलाउ करता है कि इंफॉर्मेशन को गैदर करना बेस्ड ऑन देयर कन्वीनियंस एंड एफिशिएंसी। तो बेसिकली ये जो हमारे सर्वेज होते हैं उनके अंदर मोस्टली या तो क्वेश्चनर्स जो हैं वो फ़ोन से या कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, ठीक है, क्वेश्चनर्स के थ्रू, या फिर दूसरा होता है इंटरव्यू के थ्रू। ये दो मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हम डाटा कलेक्ट करते हैं थ्रू द सर्वे रिसर्च। हाँ, जैसे कि एग्जांपल लें, अगर हम कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हैं या फिर जैसे मीशो ही मान लो, तो उसके अंदर जैसे हमने कोई प्रोडक्ट मंगाया तो उसके अंदर रेटिंग मांगते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है। और या फिर अगर हम
कहीं कैब से जा रहे हैं तो उसके अंदर भी रेटिंग मांगते हैं, ठीक है, ताकि हम उसे बता सकें कि उनका परफॉर्मेंस कैसी है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये भी एक सर्वे का ही हिस्सा है, मतलब कि इससे लोगों की ओपिनियंस के बारे में हमें पता चल रहा है, ठीक है, लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में, इसके बारे में पता चल रहा है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रूमेंट सर्वे डाटा कलेक्शन, ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो डाटा गैदरिंग टेक्निक्स हैं उनको जानना। तो डाटा को इकट्ठा करने के लिए क्वेश्चनर्स हैं, ठीक है, जिनके मतलब कि क्वेश्चनर्स के अंदर क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, रिटन फॉर्म में, और उनके आंसर्स लोगों को देने होते हैं, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि लोगों के उस टॉपिक के ऊपर क्या ओपिनियन है, ठीक है, क्या पर्सपेक्टिव है, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम इंटरव्यूज़ के थ्रू पता लगाते हैं, कि इंटरव्यूज़ के थ्रू हमें पता चलता है लोगों के ओपिनियन, उनकी जो पर्सपेक्टिव हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये 2 मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम सर्वे रिसर्च के अंदर डाटा कलेक्ट करते हैं, ओके। और इसके बाद है कंस्ट्रक्टिंग अ सर्वे रिसर्च डिज़ाइन, मतलब कि सर्वे करने की डिज़ाइन को कंस्ट्रक्ट करना। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है इसके अंदर, अंडरस्टैंड एंड स्टेट द प्रॉब्लम, मतलब कि जो प्रॉब्लम है उसको समझना बिफोर क्रिएटिंग द सर्वे इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, एंड स्टेट द सेम, क्योंकि व्हाट यू नीड टू स्टडी ये जानना ज़रूरी होता है, इसको समझना ज़रूरी है बिफोर यू नीड टू सर्वे। दूसरा होता है प्लान द रिसर्च प्रोजेक्ट, मतलब कि जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसे प्लान करना। सबसे पहला प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसको समझना, नेक्स्ट स्टेप होता है प्लान आउट करना रिसर्च प्रोजेक्ट को, ठीक है, मतलब कि असेंबल द रिसर्च टीम, और जो टाइमलाइन है जो ज़रूरी है फॉलो करना वो बनाना, और जो टारगेट पॉपुलेशन है उसे कंसिडर करना, और पूरा मतलब कि पूरा एक प्लान बनाना कि किस तरीके से करना है सारी चीज़ें, मतलब पूरी एक रिसर्च टीम बनाना, उसके अंदर कितना टाइम लगेगा, और एक पॉपुलेशन को टारगेट करना, ये सारी चीज़ें करना, प्लान करना मतलब पूरा, ठीक है, ये ज़रूरी होता है। दूसरा स्टेप ये होता है, ठीक है। अब मतलब बाद में हमें देखना होता है, थर्ड स्टेप होता है स्टेट द रिसर्च क्वेश्चंस, कि उस सर्वे के अंदर हम क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, तो ये डिसाइड करना, ठीक है, ये थर्ड स्टेप होता है। मतलब कि एक क्लियर और कॉन्क्रीट और एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च क्वेश्चंस को इंश्योर करना कि मतलब इन्वेस्टिगेटर्स रिस्ट्रिक्टली डाटा कलेक्शन को मैनेजेबल अमाउंट ऑफ डाटा बनाए, ठीक है, जिसको हम सर्वे के तौर पे यूज़ कर सके, ठीक है, डाटा कलेक्ट करने के टाइम पे हमें उन्हें यूज़ करना है। उसके बाद फोर्थ स्टेप होता है लिटरेचर रिव्यू एंड स्टडिंग प्रीवियसली कंडक्टेड सर्वे, मतलब कि हम जो पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं, जो लिटरेचर रिव्यूज़ हैं और जो पहले से ही मतलब पहले जो सर्वे कंडक्ट कराए गए हैं उनको पढ़ना, उनको स्टडी करना, तो उससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन हमें पूछने चाहिए और किस तरीके से हमें सारी चीज़ें प्लान करनी चाहिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमें एक आइडिया मिल जाता है कि जब हम एक वैलिडेटेड सर्वे इंश्योर करेंगे तो तब जाके वो एक रिलायबल रिजल्ट निकालेगा, ठीक है। अब फिफ्थ स्टेप होता है डेवलप द सर्वे इंस्ट्रूमेंट। तो कंस्ट्रक्शन में आगे बढ़ने से पहले वी विल नाउ फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिंग आवर सर्वे इंस्ट्रूमेंट, और जो प्रीवियसली पब्लिश्ड वैलिड स्केल हैं उनको यूज़ करना। तो सेकेंड फेज़ में हम जो पब्लिश स्केल हैं उनको हम मतलब कि उनकी परमिशन लेते हैं उनके डेवलपर्स से कि हम उन स्केल्स को यूज़ करें अपनी सर्वे के अंदर, ठीक है, जिससे कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग क्वेश्चंस जिसकी हेल्प से हम सर्वे करने वाले हैं तो वो हमारे सर्वे को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। मतलब कि पहले से जो वैलिड इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उनके थ्रू हमारा जो रिज़ल्ट है वो और भी ज़्यादा रिलायबल हो जाएगा और उसकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी, ओके। फिर उसके बाद सिक्स्थ स्टेप होता है कंस्ट्रक्ट द सर्वे इंस्ट्रूमेंट। तो सर्वे बनाने में सबसे पहले डायरेक्शन और इथिकल बातें होनी चाहिए, उसके बाद डेमोग्राफिक डिटेल्स, और फिर क्वेश्चंस को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करना चाहिए जो हर थीम को कवर करे, ठीक है। और सर्वे अपीलिंग और पार्टिसिपेंट्स के लिए ईजिली एसेसिबल होना चाहिए, मतलब कि आसानी से पहुंचने लायक। अब सेवन्थ स्टेप है हमारा पायलट टेस्टिंग द सर्वे। तो पायलट टेस्टिंग ज़रूरी है ताकि उन क्वेश्चंस को पहचाना जा सके जो पुअरली वर्डेड हों, मतलब कि जो
मतलब जिनके वर्ड्स ख़राब लिखे गए हों, ठीक है, जो कि मतलब जिनकी ज़रूरत भी ना हो उन वर्ड्स को लिखा गया हो, या फिर कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स जिनको समझने में मुश्किल आ रही हो। तो पायलट टेस्टिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि उन वर्ड्स को उन क्वेश्चंस में से हटाया जा सके और उनकी जगह पे कुछ और लिखा जा सके। तो इस चीज़ में ये हेल्प करता है। और साथ ही साथ ये इस चीज़ में भी हेल्प करता है कि जब हम पायलट टेस्टिंग करते हैं तो इसके थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि सर्वे ज़्यादा लंबा तो नहीं है, और इससे इंस्ट्रूमेंट को इम्प्रूव करने और फ्यूचर प्रोड्यूसिबिलिटी को इंश्योर करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इस पायलट टेस्टिंग के थ्रू ये सारी चीज़ों के अंदर हमें हेल्प मिलती है। ओके, अब इसके बाद है हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन सर्वे रिसर्च। तो किस टाइप के क्वेश्चन सर्वे रिसर्च के अंदर पूछे जाते हैं वो जानेंगे। तो जब हम एक सर्वे रिसर्च की बात करते हैं तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस डिज़ाइन करे जाते हैं वो एक क्रिटिकल रोल निभाते हैं इन अ रिसर्च, क्योंकि जो सर्वे के क्वेश्चंस होते हैं वही एक रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को इम्पैक्ट करता है हमारे डाटा कलेक्शन के अंदर। तो हमारे सर्वे के जो क्वेश्चंस होते हैं मेनली वो 2 मेजर टाइप के होते हैं। वो सबसे पहला होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होते हैं वो रेफ़र करते हैं टू अ क्लोज एंड क्वेश्चंस, और जो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं वो रेफ़र करते हैं टू अ ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओके, तो यूजली हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन आवर्स को एज अ टूल ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक है, बट हम ज़्यादातर स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस को लाइक करते हैं व्हेन वी यूज़ इंटरव्यूज़ फॉर द सेम। मतलब इंटरव्यूज़ के अंदर क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन और अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस को। तो जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस हैं उन्हें हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी बोलते हैं, जो कि प्रोवाइड करते हैं रिस्पोंडेंट एंड पार्टिसिपेंट विथ अ फिक्स सेट ऑफ प्री डिफाइंड रिस्पॉन्स ऑप्शंस। मतलब कि हम वो क्वेश्चन ज़्यादातर इस तरीके से होते हैं, हाँ या ना में उनका जवाब देना होता है, जिनके अंदर जो रिस्पोंडेंट हैं मतलब कि जो पार्टिसिपेंट हैं उनके जो आंसर हैं वो एंड दे रिस्पॉन्स बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो वाइडली यूज़ करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर एज दे मेक द स्टैटिस्टिकल प्रोसेस ऑफ कोडिंग और एनालाइजिंग एंड कंपेयरिंग अक्रॉस द रिसर्च सैंपल ईजियर। तो ये होते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। अब दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन की बात करें तो ये होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। मतलब कि ये किसी भी तरीके की प्री डिफाइंड रिस्पॉन्स प्रोवाइड नहीं कराते हैं फॉर द रिस्पोंडेंट, ताकि वो मतलब कि एक रिस्पॉन्स को चूज़ कर लें। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये फोकस करते हैं कि जो रिस्पोंडेंट हैं उनको पूरा स्पेस मिले अपनी ओपिनियंस को फ्रीली शेयर करने का। ठीक है, और ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो यूज़फुल होते हैं जब हमें रिक्वायर होता है रिच और डिटेल डाटा रिगार्डिंग द रिस्पोंडेंट एक्सपीरियंस, एटीट्यूड और थॉट प्रोसेस। ठीक है, उनके बारे में जब हमें डिटेल में चाहिए होता है तब हम इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। दे आर क्वाइट आइडियल फॉर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और क्वालिटेटिव एनालिसिस एज दे मे लीड टू अनएक्सपेक्टेड इंसाइट इनटू द सब्जेक्ट मैटर। मतलब कि इसके अंदर कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती क्योंकि पहले से कोई डिसाइड नहीं होता है रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये जो अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस हैं ये मेनली क्वालिटेटिव मेथड्स के अंदर देखे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है राइटिंग सर्वे क्वेश्चंस। तो हमारे सर्वे के लिए गुड क्वालिटी का आइटम लिखना ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है इस प्रोसेस का, बिकॉज इफ़ नॉट डन राइट इट कैन मिसलीड रिस्पोंडेंट। इससे मतलब कि जो रिस्पोंडेंट है, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो मिसलीड हो सकते हैं, उनको अगर समझ ही नहीं आया ठीक से तो। ठीक है, इससे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है, इंड्यूस बायसेस। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब कि गलतियाँ ना हो हमसे और हम एकदम साफ उसके अंदर लिखें जो चीज़ हम लिखना चाहते हैं। ठीक है, और एक इफ़ेक्टिव वे में लिखें। ठीक है, जैसे कि हम जार्गन्स को अवॉइड करें, स्लैंग्स को अवॉइड करें, एब्रीविएशंस को। एब्रीविएशंस क्या होते हैं, मतलब कि हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना उन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, तो वो चीज़ें ना लिखें ताकि लोगों को अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज यूज़ करें, ना कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करें, और एक जो फैमिलियर लैंग्वेज है जो सब समझते हो उस लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए हमें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए इसके अंदर हम लिखते टाइम गलतियाँ ना करें। ओके, जिसकी वजह से हम मतलब कि हमें एक ऐसी लैंग्वेज चुननी चाहिए जो कि हमारी जो टारगेटेड पॉपुलेशन है उसके लिए क्लियर हो, वो चीज़ उसे समझ आ सके ईजिली। ठीक है, विदाउट एनी कन्फ्यूज़न। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ताकि हमारा सर्वे अच्छे से हो पाए।
तो इस चैप्टर के अंदर इतना ही था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी की आपकी जो यूनिट 3 है जिसके अंदर 2 चैप्टर बचे हैं वो मैं दूसरी वीडियो में लाऊंगी। इस वीडियो के अंदर मैंने आपकी यूनिट 1 का जो लास्ट चैप्टर था और यूनिट 2 के जो तीनों चैप्टर हैं ये पूरे कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। और बाकी मैंने यूनिट 1 के अंदर जो बाकी के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हैं उनकी अलग अलग वीडियो बना रखी है, तो उनकी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं उन वीडियोज़ को। ओके, सो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका एग्ज़ाम एकदम अच्छा जाए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना है ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।